आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत सेकिया, रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी विद्या के इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी फिजिकल बॉडी और अपनी एनर्जी बॉडी के बारे में और उन दोनों के कनेक्शंस के बारे में। फिजिकल बॉडी जो एक्चुअल में हमें दिखती है, जो हाड़, मांस, रक्त, मज्जा, अस्थि इन सबसे बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा एनर्जी बॉडी है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपने पंचकोश के बारे में चर्चा की थी, जो हम खुद को समझते हैं एक्चुअली वो हमारे मूल एग्जिस्टेंस का 1% है। हर व्यक्ति के 5 शरीर होते हैं जिसे पंचकोश कहा गया है, और इन 5 शरीरों में से जो हमारा एनर्जी बॉडी है अर्थात जो हमारा प्राण शरीर है, उस प्राणमय कोश और इस भौतिक शरीर का एक घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों शरीर एक दूसरे के रिजेंबल है, प्रतिरूप हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं अपने प्राणमय कोश के बारे में। तो जो हमारा प्राणमय कोश है वो एनर्जी का बना हुआ है, और एनर्जी के रूप में हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। प्राण शक्ति के कारण ही हम सब जीवित हैं। हमारा जो आभा मंडल है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारे 7 चक्रास हैं, ये हमारा प्राणमय कोश है। जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि हम सभी कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू संचालित होते हैं। तो जो हमारे 7 चक्रास है प्राणमय कोश के, उसमें कॉन्टिन्यूसली कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो रहता है, और उसी की वजह से हम सब जिंदा हैं, उसी प्राण शक्ति की वजह से, जिसे आज मेडिकल साइंस की भाषा में हम वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं। जो हमारा प्राणमय कोश है उसकी एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि 62 से लेकर 70 मेगाहर्ट्ज रिजोनेंस तक एक हेल्दी व्यक्ति रिजोनेंस करता है अर्थात वाइब्रेट करता है। यदि किसी भी कारण से ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है, मान लीजिए 58 मेगाहर्ट्ज रिजोनेंस तक चली जाए, तो व्यक्ति उसकी बीमारियां शुरू होती हैं। और मान लीजिए यही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अगर 40 से 50 मेगाहर्ट्ज रिजोनेंस तक चली जाए तो व्यक्ति कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कैंसर पेशेंट हैं वो असल में बहुत ही कम वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंट करते हैं, और यदि यही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 20 से 20 मेगाहर्ट्ज रिजोनेंस तक चली जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आप कुछ ही दिनों में जाने वाले हो, मतलब उसकी लाइफ बहुत कम रह जाती है। ये जो रेकी है, जो टूल है एक्चुअल में रेकी, जो डिवाइन गिफ्ट आज हमारे पास है, जैसे ही हम रेकी का आवाहन करते हैं और जैसे ही हम अपने 7 चक्रास में रेकी का फ्लो होता है तो हमारी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़नी स्टार्ट होती है। और जब हम कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करें, आज ऐसे दुनिया में या विश्व में बहुत सारे योगी ऐसे हैं जिनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 100 से लेकर 120 मेगाहर्ट्ज रिजोनेंस तक होती है। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू या रेकी के थ्रू से बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं, और ये इसका एक मैजिकल मतलब बेनिफिट हमको मिलता है। जैसे हम सब ऊर्जा के बने हैं, मतलब जो हमारे सेल्स हैं, डीएनएज हैं, वो बायो14 एनर्जीज को एमिट करती हैं। और जैसे हर व्यक्ति, मतलब आप ऊर्जा कहो या प्रकाश कहो, वाइब्रेशन कहो, एनी टाइम हमारे चारों तरफ, मतलब हमसे निकलती रहती है। वी ऑल एमिट वाइब्रेशंस। तो जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके अपने प्राणमय कोश को इतना साध लेते हो या इतना शक्तिशाली बना लेते हो कि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 100 से 120 मेगाहर्ट्ज रिजोनेंस तक पहुंच जाए, तो ना सिर्फ आप हेल्दी रहोगे, और आपकी उपस्थिति में आप जहां भी जाते हो, मान लीजिए आप किसी पेशेंट के पास जा रहे हो तो वो व्यक्ति भी हील होने लगता है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है इसके पीछे। जैसे मैंने कहा कि हम सब सेल्स के बने हुए हैं, और हर सेल्स में डीएनए है जो बायो14 एनर्जीज को ग्रहण करते हैं। और फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि एनर्जी हमेशा हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन की तरफ मूव करती है। तो जो भी पेशेंट है, जो भी बीमार व्यक्ति है, यदि आप उसकी एनर्जी फील्ड में एंट्री करते हो, चूँकि आपकी एनर्जी फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो आपसे एनर्जी को लेना स्टार्ट करता है, और परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति भी हेल्दी होता है। उसकी सेल्फ हीलिंग की जो पावर्स वो कम हो चुकी थी वो एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है। और सिर्फ ये हीलिंग तक ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि रेकी अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हमारे कार्य सिद्धि होते हैं, तो कार्य सिद्धि के पीछे का विज्ञान भी यही है। मान लीजिए आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, तो जैसे मैं किसी ऑफिस में गया, मान लीजिए फला व्यक्ति से मुझे कुछ काम है, या तो उसके पास मैं जैसे ही जाता हूँ, उसकी जो सेल्फ रिसेप्टर है, जो कि मेरी मेडिटेशन पावर हाई है, या जो भी उसको प्रैक्टिस करता है उसकी एनर्जी फील्ड जिसकी भी हाई होगी, वो जिस भी व्यक्ति के पास जाएगा तो उसके जो सेल्फ रिसेप्टर है वो आपकी एनर्जीज को वहाँ पे लेना स्टार्ट करती हैं। प्लस उसका कॉन्शियसनेस लेवल भी हाई होता है, और प्लस वो व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि आप जिस भी काम में जा रहे हो वो काम आपके 100% सक्सेसफुली होना स्टार्ट होते हैं। तो रेकी द्वारा कार्य सिद्धि का जो प्रिंसिपल है, या जो भी हम कहते हैं ना रेकी रेगुलर अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारे सारे काम बनते हैं, तो उसके पीछे का विज्ञान भी यही है।
तो अब हम चर्चा करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी के बारे में। ये जो फिजिकल बॉडी है और जो हमारा एनर्जी बॉडी है, दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों रिजेंबल हैं, एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। प्रतिरूप का इन द सेंस, जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हो ना, हूबहू आपकी प्रतिच्छवि जो आपकी इस बॉडी में है वो एनर्जी बॉडी में भी है। और एनर्जी का एक प्रिंसिपल है कि एनर्जी या कोई भी बीमारी सीधा आपकी फिजिकल बॉडी में नहीं आती है, ये पहले आपके एनर्जी लेवल में आती है और उसके बाद आपके फिजिकल बॉडी में एंट्री करती है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने कुछ खा लिया तो सर मुझे बीमारी होगी। नो, बीमारी के 3 कॉज हैं, टॉक्सिन्स, ट्रॉमा एंड साइकोसोमेटिक। टॉक्सिन्स कुछ भी आप खा रहे हो, ट्रॉमा कहीं आपको चोट लग गई, लेकिन जो मेन जो कॉज है जिसके ऊपर आज पूरी मेडिकल साइंस काम कर रही है, साइकोसोमेटिक, वो एक्चुअली हमारे थर्ड बॉडी का पार्ट है। तो जैसे हम कुछ भी सोचते हैं, जो हमारे निगेटिव थॉट्स हैं, जो विचार हैं, हमारे भय, क्रोध, शंका, सब कुछ जो भी निगेटिव इमोशंस हम लोग एक्चुअल में रिलीज करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि सब कुछ साइकोसोमेटिक है, हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है। तो वो जो आप वाइब्रेशन वहाँ से रिलीज करते हो वो एनर्जी के रूप में आपके हायर बॉडीज में, आपके 7 चक्रास में, आपके सेल्स में, आपकी इंट्रासेलुलर मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती हैं। और जो वाइटल फोर्स हर समय हर व्यक्ति में कॉन्टिन्यूसली प्रवाहित हो रही थी, उस वाइटल फोर्स के प्रवाह में रुकावट लाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हार्ट में, हृदय में अगर प्राण शक्ति के प्रवाह में कमी है, तो आप जब मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं और यदि ये ब्लॉकेज ज़्यादा है, डॉक्टर्स कहेंगे आपको कार्डियक इशू है, और कहीं अगर ये ज़्यादा ब्लॉकेज है तो सिवाय ऑपरेशन के और कोई इसका चारा नहीं है। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकल एंटिटी होते तब तो बात ठीक थी, हृदय में ब्लॉकेज है, इसको ऑपरेशन करो, निकालो, सब कुछ ठीक है। आपने फिजिकल बॉडी से तो वो सारे ब्लॉकेज निकाल लिए, लेकिन जो आपका एनर्जी बॉडी है, क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे के रिजेंबल है, तो उस बॉडी में वो इन्फॉर्मेशन नहीं गई और वहाँ से वो एनर्जी फिर से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती है और यहाँ पे फिर से ब्लॉकेज क्रिएट करती है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए किसी को ट्यूमर है, ऑपरेशन किया, ट्यूमर को रिमूव करने के बाद 1 या 2 साल के अंदर फिर उसी जगह में फिर से ट्यूमर रीअपीयर होता है। और इसका सीधा सा कारण वही है कि फिजिकल बॉडी से आपने ट्यूमर को तो निकाल दिया, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन आपके हायर बॉडीज़ में या एनर्जीज बॉडीज़ में नहीं गई। और जो एनर्जी बॉडी में ट्यूमर में ब्लॉकेज थी, जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे तब तक ट्यूमर को परमानेंटली क्योर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करके आप अपने फिजिकल बॉडी से ट्यूमर रिमूव कर रहे हो, लेकिन जो एनर्जी लेवल है उसमें ट्यूमर अभी भी शेष है और बीमारी आपके एनर्जी लेवल से आपके फिजिकल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होती है। और यही कारण है कि कुछ समय के बाद फिर से ट्यूमर वहाँ पे रीअपीयर होता है। मान लीजिए किसी को कैंसर है, ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन हुआ, केमोथेरेपी हुआ, फिर भी सेम जगह में वो फिर से फॉर्म करती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ रोज़ होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं एक्चुअल में इसको। और इसका जो मूल कारण है वो है कि हम अपनी एनर्जी बॉडी को नहीं समझते हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों रिजेंबल है, दोनों कनेक्टेड हैं। तो जब तक एनर्जी लेवल में आप उस ऑर्गन्स को या उस बीमारी को ठीक नहीं करोगे, फिजिकल लेवल में उसका 100% क्योर कभी भी पॉसिबल नहीं है। और यही वो वजह है कि आज के डेट में मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद क्रॉनिक बीमारियों का स्थायी समाधान कभी भी नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपसे और एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कोई किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है या हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होती है एक्चुअली? क्योंकि किडनी आपने मान लीजिए किसी का लगाया, तो उस किडनी के भी अपने सेल्स हैं, उसकी इम्यूनिटी मतलब उसकी अपनी मेमोरी है, इंट्रासेलुलर मेमोरी में उसके इमोशंस हैं, और वो एक्चुअल में आपके सेल्स के साथ उसका कम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। और आप सर्जरी करके अपने फिजिकल लेवल में उन सारी चीज़ों को कर रहे हो और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके एनर्जीज बॉडीज़ में नहीं जा रही हैं। तो यही कारण है, चाहे जितना भी कॉस्टली आप ट्रीटमेंट कर लो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर लो, लेकिन 2, 3, 4, 5 साल के बाद फिर से वो ऑर्गन डैमेज होता है। असल में ये एक ऐसा साइंस है जिससे एक्चुअल में हम सभी को जानना एंड सीखना बहुत ज़रूरी है। और सच कहूँ तो रेकी वो टूल है जिसके माध्यम से ना सिर्फ आप इस सारी सीक्रेट्स को जानते हो, अपने सूक्ष्म शरीर के, अपने प्राण शरीर के उन सारी पावर्स को जो अब तक दबी हुई थी, उनको एक्टिवेट करके अपने जीवन में एक मनचाहा परिणाम ला सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, सब कुछ। तो अगली वीडियो में हम इन दोनों बॉडी का कम्बिनेशन से ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे रेकी और आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस के कम्बिनेशन से बहुत ही इजीली किसी भी क्रॉनिक बीमारी या ऑटो इम्यून डिजीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।